तुम्हारा ये निज़ाम नाकाम हो गया है, आप एक्सपोज हो गए हैं, अब डिलीवर नहीं कर सके। 2016 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था। जस्टिस फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट है सिविलाइज सोसाइटी के अंदर पाया जाता है। सियालकोट एक्सपोर्ट के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क है। पूरे गुजरांवाला डिवीजन में सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला शहर है। हम तो ये समझते थे कराची सौतेला है सर, सियालकोट भी सौतेला निकला। नहीं, बहुत बॉलीवुड हो चुका है, हॉलीवुड। इन फास्ट एंड द फ्यूरियस अगर आप देखें तो उसमें तो गाड़ी लेके लोग चांद तक चले गए। तो आप क्या कर सकते हैं? कहानी के अंदर कोई सर पैर नहीं है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और गुड मॉर्निंग तलहा, क्या बात है आज मैचिंग हो रही है। देख लीजिए, ऑटो पे मैचिंग है ये, ऑटो मैचिंग, दिल से दिल का रिश्ता। बड़ा मिस किया आपको, 2 दिन आप थी नहीं, मेरे ख्याल आपके व्यूअर्स भी आपको बहुत मिस कर रहे थे। बहुत से लोगों ने मुझे कॉल करके पूछा भी कि 2 दिन शो क्यों नहीं किया। खैर, थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोगों ने बहुत याद किया और पूछा। लेकिन कभी कभी थोड़ा चेंज भी होना चाहिए ना स्क्रीन पे, क्या कहते हैं तलहा? ऑब्वियसली, बिल्कुल। आपको कैसा लगा तलहा 2 दिन शो करके? मैं एंजॉय किया हमेशा की तरह अपनी टीम को, अपने प्रोड्यूसर साहब को। और आपको तो मालूम है कितना अच्छा शो है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोट ऑफ द डे से शुरू करते हैं हमेशा हम अपना शो। बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं कोट ऑफ द डे से। कोट ऑफ द डे आज जो मैं लाई हूँ आपके लिए वो है कि कौम की दौलत रुपया, पैसा, सोना या चांदी नहीं होती, बल्कि काबिल लोग होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारी तारीख रही है कि हमने कभी अपने काबिल लोगों की कदर ही नहीं की है। और यही वजह है कि हमारा ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है और ये सिलसिला अब भी जारी है। आज इस वक्त मुल्क की मौशी हालात की बड़ी वजह यही ब्रेन ड्रेन है। हमारे काबिल लोग सब बाहर चले जाते हैं और इसमें वक्त के साथ मजीद तेजी आती चली जा रही है। अगर हम साल 2022 की बात करें तो 2022 में 7,65,000 काबिल अफराद मुल्क छोड़कर चले गए हैं तलहा। और ये एक अलमिया है, पर ये बात मेरी बहन मुझे बताओ, कोर्ट कहाँ है? भाई कोर्ट यही है कि रुपया पैसा अब हमारे किसी मुल्क की दौलत नहीं होती है, काबिल लोग होते हैं। अच्छा, और एक अच्छा सा कोट ऑफ द डे। देखिए, अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हैं ना तो इकोनॉमी में आपको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाए जाते हैं। ये 4 चीजें होती हैं जिससे आप अपनी इकोनॉमी यानी अपनी माली मामलात सही करते हैं। लैंड भी है, कैपिटल भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है और लेबर भी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ह्यूमन इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो हम अब नहीं कर रहे हैं अपने पास। तो इसमें कोट ये होना चाहिए कि अपनों की कदर करो इससे पहले कि वो छोड़ के चले जाएं। और छोड़ के जा रहे हैं। सबसे अफसोस की बात इकोनॉमी की आपने बात की तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि स्टॉक मार्केट में कल बड़ी मंदी देखी गई। तकरीबन 1400 पॉइंट्स की कमी हुई KSE 100 इंडेक्स में। एक दिन में 200 अरब रुपए गायब हो गए, कैपिटलाइजेशन से गायब हो गए। यानी स्टॉक मार्केट से जब मार्केट गिर रही है तो उसकी कैपिटलाइजेशन कम हो रही है तो पैसा गायब हो रहा है, जिसकी वजह से मुल्क बड़ी तबाही का शिकार है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग गुज़िश्ता 3 महीनों से डिक्लाइन कर रहा है, उसकी नेगेटिव ग्रोथ आ रही है। ट्रैक्टर जो पहले आपके मुल्क में बना करते थे, अब आपकी ECC ने, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने, इस्तेमाल शुदा ट्रैक्टर इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी। यहाँ पहले ही जो मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल इंपोर्ट हुआ है, पोर्ट पे खड़ा हुआ है, वो नहीं निकल रहा डॉलर की वजह से, मजीद इंपोर्ट की जा रही है। लोग मुश्किलात का शिकार हैं, उनको पहले आप ठीक करें। तो मुआशी हालात ऐसे हैं कि वर्दा मैं हैरान हूं। आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था कि एक 55 साला शख्स, एक कंस्ट्रक्शन हो रही थी वहां बाहर, चौकीदारी का काम कर रहा था, उससे कोई छीनने आ गए, उससे 600 रुपए छीन लिए। उसने अपने 600 रुपए की खातिर थोड़ी लड़ाई की तो उसको गोली मार के चले गए। कराची, न्यू कराची का वाकया है कल का। आप देखें, यहाँ पे इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। आप 600 रुपए से क्या कर लेंगे? आजकल के महंगाई के दौर में क्या हो जाएगा तलहा? 600 से आप मुझे बताएं कि आपने उसकी जान की कोई कीमत नहीं समझी कि 600 रुपए के लिए बदले में एवज आपने उस बंदे की जान ले ली। बड़े अफसोस के साथ ये वाक़त हम आए दिन सुनते आ रहे हैं। हुकूमत को इसमें नजरसानी करनी चाहिए कि ये स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते हुए रोकें, इन पे लगाम लगाएं। आगे चलते हैं, नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर, फिर कंटिन्यू करेंगे हमारा शो। PTI के नहले पर हुकूमत का दहला। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के जवाब में PTI के 34 अरकान के इस्तीफे मंजूर। शेख रशीद भी असेंबली से फारिग हो गए। सियासी सूरत हाल में हर गुजरते दिन के साथ गैर मुतवक्की तब्दीलियां आ रही हैं। गैस और बिजली की बंदिश, खराब मौसमी सूरत हाल, सियालकोट की इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया। बरामदात में वाज़े कमी, $3 अरब सालाना कमा कर देने वाली सनत खतरे में है।
ख्वाजा सराओ के हुकूक के लिए आवाज उठाने पर आलमी सतह पर पजीराई। नायाब अली को अवार्ड से नवाज दिया गया। हीरो पाकिस्तानी आज हमारे मेहमान होंगे। और सिनेमा घरों की रौनक फिर मान। मौला जट के बाद कोई पाकिस्तानी फिल्म शायकीन को बड़ी स्क्रीन तक खींच नहीं पा रही। अब सारी उम्मीदें हॉलीवुड फिल्म ऑपरेशन फॉर्चून से हैं। हॉलीवुड की नई मूवी आ रही है तला, ऑपरेशन फॉर्चून। लेकिन आई थिंक एवेटार ने और द न्यू ब्लैक पैंथर ने काफी अच्छा बिजनेस किया था और पाकिस्तान में बड़ा अच्छा बिजनेस किया था। और हॉलीवुड की फिल्में तो पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही हैं। पाकिस्तानी फिल्में ऑफ कोर्स हॉलीवुड का मुकाबला अभी नहीं कर सकती, बहुत वक्त है उनको भी करीब आने में। क्या वजह है कि हमारी पाकिस्तानी मूवीज इतनी ज्यादा हिट नहीं होती हैं? इस पे भी मजीद आगे चल के शो में बात करेंगे। बद से बदनाम बुरा, बदनाम ज्यादा है। नहीं, और भी वजह हो सकती है। खैर, हम इस पर नजर डालेंगे, लेकिन फिलहाल टॉप ट्रेंड की जानिब बढ़ते हैं। तलहा, टॉप ट्रेंड्स में क्या है हमारे पास? हमेशा की तरह वही होगा, सियासत की बात होगी। चीन के लेंगे मैंडेट अपना। जमात इस्लामी का ये हैशटैग चल रहा है और वो कह रहे हैं कि हमारा जो मैंडेट है, जो हमसे छीना जा रहा है, हम अब उसको नहीं जाने देंगे, हम भी छीन लेंगे। हम अपने आसानी से नहीं मानने वाले। जमात इस्लामी के हम जानते हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ रिकाउंटिंग में कहा कि हमारी मज़ीद 2 या 3 सीटों में इजाफा हो गया है रिकाउंटिंग के बाद, हमारे एहतजाज के बाद। लेट्स सी मजीद वो क्या टारगेट अचीव करते हैं। लेकिन अगर लोकल बॉडीज की बात हो रही है तो हमें मालूम होना चाहिए कि मेयर बनेगा जब सिटी काउंसिल बनेगी। सिटी काउंसिल बनने में तकरीबन अभी महीना डेढ़ बाकी है। और सिटी काउंसिल में इस वक्त टोटल जो सीट्स होती हैं उसमें से 179 मेंबर्स आपको चाहिए होते हैं मेयर बनाने के लिए। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त सिटी काउंसिल में 142 हैं, जमात इस्लामी के पास 133, पीटीआई के पास 60 सीटें हैं। तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि जमात इस्लामी को पीटीआई से हाथ मिलाना बहुत जरूरी है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो वैसे भी उन्होंने जो है धांधली का इल्जाम लगाया हुआ है कि पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी खैर हाथ नहीं मिलाएगी। हाँ, अलबत्ता पीटीआई जरूर मिला सकती है, क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी सोच पाकिस्तान के कराची के स्पेशली शहर को लेके एक सी है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले टॉप ट्रेंड की जानिब। 35 पीटीआई एमएनएज ये भी टॉप ट्रेंड में शामिल है। ये हुकूमत खौफ का शिकार है या मामला कुछ और है, अब ये देखना है, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के मजीद 34 अरकान और अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद का इस्तीफा मंजूर कर लिए हैं, और जिसके बाद ये टॉप ट्रेंड कर रहा है। और इस टॉप ट्रेंड में अब तक हजारों सारिफीन ट्वीट कर चुके हैं। यकीनन। और साथ साथ मैंने एक और ट्रेंड देखा जो इस वक्त चल रहा था, ट्विटर के ऊपर मैंने कहीं देखा था और मैंने इंस्टाग्राम पर भी देखा था। ये पाकिस्तान और इंडिया वर्दा 2 ऐसे मुल्क हैं जो इस वक्त ऑनलाइन स्कैम्स में दुनिया में सरे फहरिस्त हैं। फिर मैंने जब आज अखबार खोली तो मालूम पड़ा एक नोबलिस्ट है पाकिस्तान के, अथर बेग साहब, उनके साथ भी स्कैम हो गया। उनको कॉल आई थी और कहा कि अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दें, कार्ड का नंबर बताइए, और फिर 11 लाख रुपए उनके अकाउंट से निकाल लिए गए। तो मैं अपने तमाम प्यारे पाकिस्तानी भाइयों से बोलूंगा कि ऑनलाइन स्कैम से मोहतात रहें, डेटा थेफ्ट से मोहतात रहें, क्योंकि ऐसे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो कहते हैं कि सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर भेजिए और फौरन से उधार पैसे लीजिए, आपके पास 3 मिनटों में पैसे आ जाएंगे। तो उससे भी आप मोहतात रहिए, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है जो इस वक्त रजिस्टर्ड नहीं है। ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, ये स्टेट बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है और टकाटक लोन दे रहे हैं। और लोन देने के बाद आपके फोन से आपका सारा डेटा उठा लेते हैं, सारे नंबर, सारी गैलरी, सारी मैसेज, सब कुछ उठा लेते हैं। उसी तरीके से ये फोन आती है कॉल के भाई अपने कार्ड का नंबर बताइए, बैंक अकाउंट नंबर बताइए, और फिर आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। वो बनते ऐसे हैं कि वो बैंक वाले हैं, लेकिन वो बैंक वाले नहीं है, ऑनलाइन स्कैम है। इसके ऊपर ही बड़ी मूवीज बनी है। रखें कि आप किसी को भी फोन पे अपना बैंक अकाउंट नंबर या अपना पिन नंबर नहीं बताइए। कभी भी कोई भी बैंक इस तरह से फोन कॉल करके आपसे आपका पिन नंबर नहीं जानता या बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं पूछता। सेफ के लिए ज्यादा बेहतर है कि अगर आप कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए या कंफर्मेशन चाहिए तो आप बैंक विजिट खुद से कीजिए। मजीद डिटेल भी चाहिए तो नेटफ्लिक्स पे जनतारा देख लीजिए, समझ जाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा। खैर, ये वाकई बहुत ज्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। और हमारा अगला ट्रेंड है कामरान अकमल। आपका फेवरेट क्रिकेट से रिलेटेड है तला? फिर आप मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही है। नहीं, मुझे क्रिकेट से बिल्कुल प्यार नहीं है, लेकिन ये खुशी है कि किसी क्रिकेटर को क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन दी जा रही है। क्योंकि होता यही है कि हमारे साबिक क्रिकेटर्स जाते हैं साइडों पे और फिर कोई आ जाती है चिड़िया, कोई आ जाता है कबूतर, कोई आ जाता है चील, और पीसीबी के असासों के ऊपर बैठ के मजे करता है। हुआ ये कि पाकिस्तान बोर्ड ने टीम सिलेक्शन के लिए कामरान अकमल और शोएब अख्तर से राब्ता किया है, जिसके बाद से पाकिस्तान बोर्ड के इस अमल से शायकीन क्रिकेट काफी खफा नजर आ रहे हैं। तला, आपकी तरह किसी ने लिखा है कि जी हम क्रिकेट देखना ही छोड़ देंगे, तो किसी ने लिखा है कि मैं इंतजार में हूं कि कब कामरान अकमल खुद कप्तान शो करेंगे, और ये इस वजह से टॉप ट्रेंड कर रहा है। और इस पर भी हजारों सारिफीन अब तक ट्वीट कर चुके हैं। वैसे आप किसको चूज करती, कामरान को, शोएब को? आई थिंक शोएब। रीजन?
वजह लाइक काफी सीनियर प्लेयर हैं, अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छा अपनी परफॉर्मेंस दे मेरे ख्याल चुके से हैं। शोएब का स्टारडम और उनका एक्सपोजर कामरान से ज्यादा है। दुनिया में शोएब अख्तर ज्यादा मशहूर हैं, ज्यादा घूमे हैं, ज्यादा लोगों के साथ वक्त गुजारा है जो क्रिकेट विसिनिटी से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी वजह से आई थिंक शोएब अख्तर इज अ बेटर कैंडिडेट देन कामरान अकमल। लेकिन ऑफ कोर्स आई एम नो एक्सपर्ट एट दिस, जो एक्सपर्ट्स हैं वही फैसला करेंगे, लेकिन हर इंसान का अपने ओपिनियन होना चाहिए। तो मेरा वोट जाता है शोएब अख्तर के साथ। ओह, यही आपका वोट भी शोएब अख्तर को जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल ओपिनियन की कि पॉलिटिकली सबके क्या तासुरात हैं इस वक्त। अगर बात करें पाकिस्तान के सियासी मनाजिर की, तो इस महाज पर गैर यकीनी सूरत हाल आज भी बरकरार है। एक तरफ पंजाब असम्बली खत्म, तो दूसरी तरफ आज ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए भी हो सकता है कि आखिरी दिन हो। ऐसे में मुल्क का मौशी हब कराची भी नए मेयर का मुंतजिर है, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके हुए जो बल्दियाती इलेक्शन, उसके बाद मेयर का चुनाव भी पेचीदा मसला बनता नजर आ रहा है तलहा, क्योंकि कराची से पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है, लेकिन जमात इस्लामी ने धांधली के इल्जामात लगा दिए हैं। यकीनन और ये अब सोचने की बात है, लेकिन वक्त लगेगा। देखें, मेयर आने में अभी वक्त लगेगा, अभी महीने डेढ़ की और आपको इंतजार करना होगा, और उसके बाद सिटी काउंसिल के मेंबर्स कंप्लीट होंगे और फिर वो अपने मेयर का चुनाव करेंगे। सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ इस वक्त मौजूद, बिल्कुल वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में कि अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक साहब। ये बताइएगा, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि कराची ने हाफिज नईम को बैंडेड दिया है, लेकिन जमात इस्लामी के पास ज्यादा अक्सरियत नहीं है इस वक्त। इत्तेहाद के बगैर मेयर आपका नहीं आ सकता, तो जमात इस्लामी का इत्तेहाद किसके साथ होगा, पीपल्स पार्टी या पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा है जमात इस्लामी एक सिंगल मेजॉरिटी वाली जमात है, लेकिन इन्होंने हमारे मैंडेट को तब्दील किया है, मुल्क के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अब इत्तेहाद की बातें कबल अज़ वक़्त है। अब हम ये चाहते हैं कि अगर 28 हल्के क्लियर हो गए हैं तो बाकी हल्के जिस हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी क्लियर हो जाए। सिराज साहब, आप पीटीआई की तनकीदों पे आपकी जमात हमेशा तनकीद करती थी, और अब लग ये रहा है कि पीटीआई के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं हाथ मिलाने को, तो इत्तेहाद मुझे तो होता हुआ नजर आ रहा है। क्या मैं ये कहता हुआ आपको सही लग रहा हूँ? क्या दुरुस्त है कि तब सियासत में तमाम दरवाजे खुले रहते हैं? देखिए, हमारे दरवाजे तो खुले हैं, सबके साथ बातचीत भी कर रहे हैं, सबके टेलीफोन भी हम सुन रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क में अगर अदल और इंसाफ नहीं है, इस मुल्क में अगर इदारे तबाह हो गए हैं, इस मुल्क में अगर गरीब के लिए जीना मुश्किल बनाया गया, इस मुल्क में अगर पाकिस्तानी इस वक्त कतारों में खड़े हैं आटे के लिए, इस मुल्क से अगर हर बासलाहियत नौजवान बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, अगर इस मुल्क के 2 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम है, अगर इस मुल्क के 8 करोड़ अवाम गुर्बत के लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर 85% पाकिस्तानी साफ पानी पीने से महरूम है, तो कौन ज़िम्मेदार है? कोई जिन्नात तो ज़िम्मेदार नहीं है। यही लोग जो 75 सालों से कभी एक नाम, कभी दूसरे नाम, कभी एक पार्टी के साथ, कभी दूसरे पार्टी के साथ, कभी एक झंडे और कभी दूसरे झंडे, कभी एक निशान और कभी दूसरे निशान, इनके साथ और उनके कंधों पर सवार है, यही लोग ज़िम्मेदार हैं। तो हम इसलिए इस निज़ाम के बारे में बात करना चाहते हैं कि तुम्हारा ये निज़ाम नाकाम हो गया है, आप एक्सपोज हो गए हैं, अब डिलीवर नहीं कर सके। आप नारे लगाते हैं, इलेक्शन में मंशूर पेश करते हैं, ऐलानात करते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन हो गया आप भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा था। सही। लोग आपको याद दिलाने की कोशिश भी करते हैं, आप सुनने के लिए आमादा नहीं होते। सही। आप अंदाज़ा कर ले, 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान जो पीटीआई ने किया था, क्या बता सकते हैं कि 1 करोड़ तो छोड़िए, 50 लाख, 50 तो छोड़िए, 20 लाख, चलो वो भी छोड़िए, 1 लाख नौकरियाँ अगर उन्होंने दी हो तो बताएं। 50 लाख घर देने का ऐलान किया था, कितने घर दिए? अभी सैलाब का ज़माना आया, आपने देखा 10 लाख लोग बेघर हो गए। काश अगर पीटीआई अपना वादा पूरा करती, 50 लाख न सही 50,000 घर भी होते, तो हमारे ये लोग इस तरह दर बदर ठोकर न खाते, सड़कों पर खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर ना होते। कौन ज़िम्मेदार है? तो यही लोग है
किसी ने रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर, किसी ने सबसे पहले पाकिस्तान के नाम पर, किसी ने पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना है इसके नाम पर, और किसी ने हकीकी तब्दीली और मदीना की इस्लामी रियासत के नाम पर। ये 75 साल अवाम के साथ यही कुछ किया, जिसकी वजह से हमारे लोग इंसान ने चांद रखा और हमारे गरीब लोग, आम लोग ट्रक के पीछे भाग रहे हैं ताकि 20 किलो आटा उसको मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन सिराज साहब, खान साहब ने कहा कि कौमी असम्बली में दोबारा वापसी का उन्होंने इशारा भी दिया था, लेकिन जिसके बाद 35 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर भी हो जाते हैं अचानक से, और फिर पाकिस्तानी सियासत में कौल फेल का तजाद मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? देखिए, गुज़श्ता साल से एक ज़बरदस्त बहरान है। अखलाकी बहरान एक तरफ, माशी बहरान दूसरे तरफ, सियासी और आईनी बहरान और एक और तरफ। इसका सारा नुकसान PDM PTI पीपल पार्टी को नहीं है। ये खुशहाल घराने हैं, ये VIP लोग हैं, कारखाने चलते हैं, बैंक अकाउंट में इजाफा हो रहा है, कारोबार चलता है, बच्चे बाहर बैठे हैं। नुकसान आपको है, नुकसान मुझे है, नुकसान आम पाकिस्तानी को है। यही वजह है कि PDM और PTI की लड़ाई का मौजू गुर्बत का खात्मा नहीं है, महंगाई का खात्मा नहीं है, बेरोज़गारी का खात्मा नहीं है, वर्ल्ड बैंक और IMF से निजात नहीं है, लोगों को साफ पानी पहुंचाने का नहीं है, अदल और इंसाफ की हुक्मरानी नहीं है। इनका झगड़ा इस पर है ही नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं है। वरना किसी भी कैबिनेट इजलास के एजेंडे को आप देखें, कौमी असम्बली के एजेंडे को देखें, ये चीज़ें आपको कभी भी नज़र नहीं आएगी। हाँ, ये एक होते हैं। जब IMF के कहने पर 3 घंटों में 33 कवानीन की मंजूरी की बात आती है तो फिर उस वक़्त ये एक होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चूहे और बिल्ली का खेल है, इस वक़्त इस्लामाबाद में जारी है। ये अवाम के लिए नहीं है। अवाम की मिसाल तो बिल्कुल वो अली बाबा और 40 चोरों वाली हैं। बिल्कुल 40 चोर है जिन्होंने अली बाबा को घेरे में रखा है। आप भी अली बाबा है। हर गरीब, हर मजलूम, हर काश्तकार, हर देहकान, हर बेरोज़गार नौजवान, हर बुज़ुर्ग अली बाबा की तरह है। और चारों तरफ से यही माफिया, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, आटा माफिया, दवाई माफिया, जिन्होंने मुल्क को यरगमाल बनाया है, इससे निजात सिर्फ और सिर्फ कौम के वोट की बुनियाद पर मुमकिन है। तो हम यही चाहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हो। देखिए, हमारी अदालत इसका एहतसाब नहीं कर सके। अब देख, फ्रांस में उनके प्रेसिडेंट निकोलस को 3 साल की सज़ा हुई, इसराइल के वज़ीर आज़म को सज़ा हुई, अमेरिका के एक सदर ने एक ऐसी हरकत की कि जिसको लोगों ने बदअखलाकी समझा। डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार था, सदारती उम्मीदवार, उसने सियासत से इस्तीफा दिया, वो उम्मीदवार नहीं रहे। लेकिन हमारे यही लोग हैं, अदालत इसका एहतसाब नहीं कर सकती, नेब इनके सामने बेबस है। फिर क्या करना है? आखिरी सहारा इस कौम का वो आपका अपना वोट है, जो आपका तकदीर है, जो आपका मुस्तकबिल है। अगर कब कौम ने आइंदे इलेक्शन में यही तय किया कि इस निज़ाम को भी बदलना है और इसके निज़ाम को चलाने वाले, इसके फैसिलिटेटर, इन हुक्मरानों को भी बदलना है, तो फिर ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ मैदान में जमात इस्लामी है। अगर आप करप्शन का खात्मा चाहते हैं तो करप्शन फ्री जमात, अगर आप हकीकी जमहूरियत चाहते इस्लामी में, अगर आप खिदमत चाहते हैं तो कोरोना वायरस, जलजला में, तूफ़ानों में इस कौम के साथ अगर कोई खड़ा था तो जमात इस्लामी का कारकुन, और आज भी। इसलिए मैं समझता हूं कि एक निजात जी सिराज साहब, ये बताइए, पंजाब के बाद KP की असेंबली भी अब तहलील हो रही है, तो इन दोनों असेंबलीज के लिए अब 3 माह में अगला इलेक्शन होना लाजिम होगा। क्या तैयारियां हैं, क्या प्लानिंग है आपकी इन इलेक्शंस के लिए? असम्बली ख़त्म होगी, हुकूमत ख़त्म होगी, सब लोग कहेंगे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, खस कम जिहान पाक, इसलिए कि इसका होना और ना होना बराबर था। अवाम के मुश्किलात में तो रोज़ बरोज़ इनकी वजह से इजाफा हुआ, और अब इनको इनके साथ कौम के सामने रखने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है, कोई काम ही नहीं हुआ पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। जहाँ तक बात यह है कि जमात इस्लामी की तैयारी का,
तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी भरपूर तैयारी कर रही है और हम इंशाअल्लाह इन इलेक्शन में इन लोगों का मुकाबला करेंगे जिन्होंने हमारी कौम को मकरूज़ बनाया, जिन्होंने हमारे नौजवानों को बेरोज़गार बनाया, जिनकी वजह से हमारे अदालतों में इंसाफ नहीं है और जिनकी वजह से हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त बहुत बड़े शर्मिंदगी से दो चार है। जो लोग उनको ताने दे रहे हैं कि आप अपने लोगों को आटा भी नहीं दे सकते। आज पेशावर में 30 रुपया रोटी की कीमत है। अब अंदाज़ा कर ले 30 रुपया एक रोटी की कीमत, और पठान खाना भी ज़्यादा खाते हैं। मसला तो यही है। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये लोग नाकाम है। जितनी जल्द इससे कौम को निजात नहीं, कौम के हक में बेहतर है। बाकी जब भी इलेक्शन होगा हम इंशाअल्लाह ताला डट कर इन लोगों का मुकाबला करेंगे और अपनी निशान अपने झंडे के साथ लड़ेंगे। हम किसी से इत्तेहाद की राइट सिराज साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने एक जुमला कहा जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं इसके जिम्मेदार जिन्नात तो नहीं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इंसानों की जगह जिन्नात को इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त दे दी जाए तो मेरे ख्याल से मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। वर्दा मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर होगा कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल आम आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त और कड़ी परेशानी आई हुई है। आम आदमी अब गोश्त से भी महरूम होने लगे हैं। महंगाई ने जहां दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा किया है, वहीं मुर्गी के गोश्त की कीमतों ने भी ऊंची उड़ान भर ली है। और क्या हो रहा है कि ज़ख़ीरा किया जा रहा है, इनको अंडों की कीमतें इतनी बढ़ रही है कि गरीब कैसे खरीदेगा। कुछ मुर्गी का ना गोश्त खरीद सकता है, आप गाय का या बकरे का गोश्त तो बहुत दूर की बात है, इंसान का गोश्त सस्ता हो जाएगा थोड़े दिनों में। इसमें इतना बुरा हाल है। खैर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं वो सस्ता बाजार लगा हुआ है जहाँ पे लोगों की सहूलियत के लिए लगाया जाता है, वो सस्ते बाजार भी अब सस्ते रहे हैं क्या नहीं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे से। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई के साथ मुर्गी की कीमतें भी जो हैं आसमान से बातें कर रही हैं। मुर्गी ने ऐसी उड़ान भरी है आसमानों तक कि गरीब अफराद की अब दस्तरस से दूर होने लगी है, क्योंकि मुर्गी का गोश्त होलसेल रेट पर 540 रुपये किलो टंडोला यार में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दीगर दुकानों पर जो है 550 से 600 जबकि 650 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। गरीब आदमी की दस्तरस से दूर होने लगी है मुर्गी। शेरी एक मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि 500 दिहाड़ीदार का मजदूर जो है वो कैसे मुर्गी का गोश्त खा सकेगा। मुर्गी का गोश्त नहीं खा सकते हैं। आज की इस महंगाई में गरीब सिर्फ मौत ही ले सकता है। और दुकानदारों के पास जा रहे हैं मुर्गी का, तो वो कह रहे हैं कि ये पोल्ट्री माफिया है। पोल्ट्री माफिया सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ वालों की है। पाकिस्तान का सत्यानाश हो चुका है, दिवालिया निकलने को आ गए हैं। गरीब के हक में तो सिर्फ और सिर्फ गुर्बत, महंगाई और मौत है। बात यह है कि मुर्गी खाना अब गरीबों से बहुत दूर, और बिल्कुल जो पेशा वराना जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं वो 500 रुपये में मुर्गी तो क्या वो आटा भी नहीं ले पा रहे हैं। बस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी। 500 दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर अब शहबाज हुकूमत को दुआइयां देता नजर आ रहा है, इनसे तंग होता हमें दिखाई राइट। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन खानज़ादा रिपोर्ट कर रहे थे। हम जानते हैं कि सोयाबीन और कनोला का जो इम्पोर्ट किया हुआ सीड था उसके साथ हुकूमत ने क्या पॉलिसी इख्तियार की जिसकी वजह से $4 लाख दिन का डैमेज पड़ रहा था और कई महीनों से यह माल फंसा रहा। पोल्ट्री एसोसिएशन रोती रही, हुकूमत ने कान ना धरे। अब आवाम को खमियाजा भुगतना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब बात करते हैं कुछ हीरो पाकिस्तानी की आपसे मिलवाने की। तो बात करें इंसानियत की अगर, तो इंसानियत, खुलूस, मोहब्बत और मुरवत पाकिस्तानी दुनिया में जहां भी जाएं आप इसी चीज़ से पहचाने जाते हैं। इंसानी हुकूक के लिए काम हो या कुदरती आफात में घिरे अफराद की मदद करना हो, पाकिस्तानियों ने हमेशा मदद करके इंसानियत को ज़िंदा रखा है। ऐसे ही आज हम अपने सेगमेंट हीरो पाकिस्तानी में एक ख्वाजा सरा को मेहमान बना रहे हैं। जो पाकिस्तानी ख्वाजा सरा नायाब अली उनका नाम है और उन्होंने एक और आलमी अवार्ड अपने नाम कर लिया है। अमरीकी तंजीम दी जिराफ हीरो प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता ख्वाजा सरा नायाब अली को ह्यूमन राइट्स के अवार्ड से नवाजा है। आज ही हमारे शो का हिस्सा हैं, इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में, इनको जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम नायाब अली एंड वेलकम टू दुनिया बोल है।
वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नायाब, ये बताइएगा कि जिस तरह से ख्वाजा सराओं की राइट्स के लिए आप काम कर रही हैं, किस तरह से आपको इंस्पिरेशन मिली या किस चीज़ ने आपको इस चीज़ के कहा कि भाई आप ख्वाजा सराओं के ह्यूमन राइट्स के लिए काम करें कि इनके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता? मोटिवेशन कैसे मिली? देखिए, सबसे पहले तो मेरा खुद का ताल्लुक जो है वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी से है और उसके लिए मेरे ख्याल से जो हम बचपन से लेके अब तक मरने तक हम जो मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, हर जो लम्हा होता है हमारी ज़िंदगी का, इट्स द फुल ऑफ स्ट्रगल। और उससे जो है वो दो चीज़ें होती हैं जब आप किसी मुश्किलात से गुजरते हैं, या तो आप अपनी हिम्मत उसको हार देते हैं और कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन के साथ कर लेते हैं, या फिर आप सेवियर बन के और उन सारी चीज़ों से ओवरकम करके आप विक्टिम नहीं, आप सर्वाइवर बनते हैं और फिर सर्वाइवर के बाद आप सेवियर बनते हैं। तो मेरी लाइफ स्टोरी भी यही है कि 2016 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था और वो भी इस नतीजे में हुआ था कि एक मैं अपने ख्वाजा सरा साथी जो कि विक्टिम ऑफ रेप था, उसकी इंसाफ के लिए मैं भागी और वहां पे उन लोगों को खिलाफ मैंने FIR दर्ज करवाई, जिसके नतीजे में मुझे तेजाबगर्दी का सामना करना पड़ा। तो उस टाइम जब आई वॉज ऑन बेड ऑफ डेथ, तो उस टाइम मैंने अपने साथ वादा किया था कि अगर मुझे अल्लाह ने नई जिंदगी दी और मैं सरवाइव कर गई तो आई विल डेफिनेटली सैक्रिफाइस माय होल लाइफ फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो तब से लेके अब तक जो है वो आई एम वर्किंग फुल टाइम फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और जो है वो जिसके अंदर एक लंबी लिस्ट है। तो मेरा जो टर्निंग पॉइंट मैं कहती हूँ और एक मोटिवेशन और करेज जो है वो उसी टाइम से वो कह लें कि एम्पलीफाई हो गई, क्योंकि जब ख्वाजा सरा मेरे पास आते हैं और उनका काम हल हो जाता है, उनके मसले हल हो जाते हैं, तो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, दैट इज एक्चुअली सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड करेज फॉर मी, जो टू मेक मी करेजियस एंड मोटिवेटेड। सही नया, अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बड़े लेवल पे काम करें। सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना किस जगह कहाँ करना पड़ता है आपको ख्वाजा सराओं के राइट्स के लिए? कौन सा ऐसा एक अहम इशू है? देखिए, सबसे पहले हमारा, मैं आपको ना 2018 में मैं आपको लेके चलूंगी। 2018 में जब हम लेजिस्लेशन के ऊपर काम कर रहे थे 2017-2018 में, तो सबसे पहला तो हमें अगर किसी पार्लियामेंटेरियन से, पॉलिटिशियन से भी अगर 1 घंटे का टाइम मिलता था तो उसमें 55 मिनट्स हम उनको ये समझाने के लिए लगा देते थे अच्छा ट्रांसजेंडर ये होता है और लाइक हमने जो है वो उसकी डेफिनेशन कैसे इंक्लूड करनी है। तो असल में मुआशरे ने, और 5 मिनट हमें अपनी बात करने के लिए मिलते थे, तो मुआशरे ने स्टिग्मेटाइज जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को किया हुआ है, उसकी वजह से सबसे बड़ा जो चैलेंज मुझे लगता है दैट इज मुआशरे का रवैया एंड मुआशरे की सोच, और उसी पे हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। द थिंग इज, देखें, पॉलिसी ड्राफ्टिंग, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, फिर जो है वो आप कह लें कि कोई नोटिफिकेशन करवाना या कुछ चीजों को लिखना, दैट इज नॉट अ बिग डील because as per Constitution of Pakistan it is our right and responsibility of the state। मसला ये होता है कि उस जगह पे जो लोग बैठे हुए हैं, to make them उनको कन्विंस करना, उनको इस चीज के ऊपर लेके आना, तो वो डेट इज डिफिकल्ट। मैं अक्सर एक बात करती हूँ कि असल में ये जो ऑफिसर्स होते हैं तो ये भी उसी मुआशरे से उठ के आते हैं जो मुआशरा ख्वाजा सराओं को एक्सेप्ट नहीं करता। डोरेमोन और स्पाइडरमैन के बारे में हम अपने बच्चे को बता देते हैं, लेकिन वी नेवर टेल ख्वाजा सराओं के बारे में बात नहीं करते। नायाब, ये बताइए कि आप पूरी दुनिया घूमी हैं, वर्ल्ड वाइड आप हर जगह गई हैं, बाहर ममालिक में ख्वाजा सराओं के लिए ऐसे कौन से राइट्स हैं जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, यहाँ पे इनको राइट्स नहीं दिए जाते? वहाँ पे जो लोग इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वहाँ इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है ख्वाजा सराओं को जितनी पाकिस्तान में करनी पड़ती है। देखिए, सबसे पहले तो जो बाहर के मुआशरों की हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले तो जो जस्टिस है, जस्टिस फॉर ऑल का जो कॉन्सेप्ट है वो बाहर के तहजीब याफ्ता मुआशरों के अंदर, सिविलाइज सोसाइटी के अंदर पाया जाता है। तो हमारे मुल्क के अंदर सबसे पहले इक्वालिटी और जस्टिस नहीं है। और अगर मैं स्पेसिफिकली ख्वाजा सरा कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो वो तमाम हकूक
जो कि एक आम मर्द और औरत को हासिल है, वो बाहर के मुआशरों में वो ही ख्वाजा सराओं को हासिल है। देयर इज नो स्पेशल प्रिविलेज जो पाकिस्तान के अंदर हमारे। मैं थोड़ा, अगर इजाजत दो तो मैं थोड़ा एक मुश्किल सवाल पूछूं। जी जी जरूर पूछें। देखिए, मैं एग्री करता हूं, आपने बात की जस्टिस फॉर ऑल, इक्वालिटी ऑफ जस्टिस। जिस मुल्क में जस्टिस किसी के लिए भी ना हो ना, तो फिर आप लोग पता नहीं क्यों जस्टिस मांग रहे हैं। अच्छा, हमारी सोसाइटी आप जानती हैं, जो आपने स्टिग्मा का जिक्र किया, टैबूज का जिक्र किया, हमारी सोसाइटी ख्वाजा सराओं से प्रॉब्लम उनको क्या है, क्या वजह है कि एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा? मेरी नज़र में, आई कैन बी रॉन्ग ऑफ कोर्स, यू कैन डिसएग्री विद मी, मेरी नज़र में हम ख्वाजा सराओं को हम जिन्स परस्ती से जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको LGBTQ के उसमें बैनर में ले आते हैं। इवन दो कि LGBTQ में T इज फॉर ट्रांसजेंडर्स, लेकिन जो दूसरे हम जिन्स परस्त लोग हैं उनकी वजह से हम कहते हैं कि जी इनके ऊपर भी मुश्किलात होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में बुराइयां फैला रहे हैं। ये जो टैबूज हैं, ये जो स्टिग्माज हैं, इनको तोड़ने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। और साथ साथ हमारी सोसाइटी में ये जो ख्वाजा सराओं की आबादी है वो मुसलसल बढ़ रही है। इसके ऊपर आप कुछ कमेंट करेंगी? जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। ये जो इस कंट्रोवर्सी की आपने जो बात की है, शरई अदालत के अंदर जो केस चल रहा है, उस केस के अंदर मैं रिस्पोंडेंट हूँ ख्वाजा सरा कम्युनिटी की तरफ से, और उसको हमने हर हेयरिंग के अंदर मैं फेस भी कर रही हूँ एंड डिफेंडिंग द प्लेज ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। मसला ये है कि जो है वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सोच है लोगों की जो है वो खुद जो कर रहे हैं और खुद अपनी जातियात और अपनी करैक्टर उसकी तरफ लोग नहीं देखते, दूसरों की तरफ उंगली उठा लेते हैं। और जब स्पेसिफिकली अगर आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात करें तो हमने यू नो के पलंदा है कंटेंट का जो हमने जो शरई अदालत के अंदर प्रेजेंट किया है, हमने साइंटिफिकली, ज्योग्राफिकली, हमने उसको जो है वो कल्चरली इवन और हमने रिलीजियसली भी उसको डिफेंड किया है। मसला ये है कि मसला हम जिन्स परस्ती नहीं है, मसला है लोगों की सोच। जो हम चाहते हैं कि कोई भी इंसान हमारे से डिफरेंट है, हमारे से मुख्तलिफ है, हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पर कुछ अर्सा पहले ये जो मर्दाना मुआशरा था, उसके अंदर पहले तो औरतों को जगह नहीं देती थी, क्योंकि वो कहते थे ओ दीज आर बायोलॉजिकल डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई वुमेन आर डिफरेंट फ्रॉम अस, और उनको हमेशा हम डोमिनेट है। तो सेम लाइक दैट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, बिकॉज वी आर नॉट लाइक मेन, we are not like women, so definitely people are not accepted। जब भी जो चीज हमारे से मुख्तलिफ होती है, हम बहुत जल्द उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज we don't। अल्लाह ने जो डाइवर्सिटी पैदा की है ना, वो खूबसूरती के लिए पैदा की है इस कायनात की, और हर इंसान का अपना अपना रोल है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया नायाब अली, थैंक यू सो मच। और आपने बिल्कुल सही बात की तला कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने से मुख्तलिफ लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमारे माशरे में ख्वाजा सराओं के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें इतनी तकलीफ का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई लॉ नहीं है इनके लिए, अलग से कोई राइट्स नहीं है, जिसकी वजह से अल्लाह रहम फरमाए हमारे मुल्क के ऊपर, उसके हालात के ऊपर, क्योंकि अल्लाह के रहम के में अशद इस वक्त ज़रूरत है। हम बात करेंगे अब कुछ इकॉनमी की, मुल्क के मुआशी हालात की, और ज़्यादा हम जानते हैं कि सियालकोट इस मुल्क की मुआशी शहरक समझा इसलिए जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया में अगर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो हमें याद रखना चाहिए कि अल रहला के नाम से जो फुटबॉल बना था और वहाँ गया था, जिसने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की थी, वो पाकिस्तान से हमेशा लॉर्ड स्पोर्ट्स, फॉरवर्ड स्पोर्ट्स की कंपनी है सियालकोट की जो बनाती है। सियालकोट इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ स्पोर्टिंग गुड्स। वहाँ के इंडस्ट्रियल जोन्स, वहाँ अपना एयरपोर्ट है, अपनी एयरलाइन है। जिस तरह सियालकोट ने डेवलप किया है पूरे पाकिस्तान में, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं नहीं समझता कोई और बिजनेस कम्युनिटी पूरे मुल्क में इतनी यूनाइटेड और इतनी अकलमंद है जितनी सियालकोटिये हैं। और सियालकोट के हमारे साथ एक बहुत बड़े ताजिर, बहुत बड़े बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, शेख हुमायूं रियाज साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी के। शेख साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सुबह सवेरे आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये बताइए शेख साहब, जो इस वक्त मुल्क के मुआशी हालात हैं, हम देख रहे हैं कि जितने भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े ऑटो हो, टेक्सटाइल हो, या तो अपने यूनिट्स बंद कर रहे हैं, या उनका रॉ मटेरियल पोर्ट पे फंसा हुआ है, डॉलर नहीं है, चीखें निकल गई हैं। अशिया खुरनोश की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, वो तबाही के दहाने पर है। हम इस वक्त 60% सर्विसेज हैं, 20% एग्रीकल्चर है, 20% LSM है, और देखा जाए तो तीनों सेक्टर्स हमारे मुश्किलात से दो चार हैं। सर, आप कैसे देखते हैं मुल्क के मुआशी हालात को? जी, बहुत बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ का जी। सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से आपने हमें मौका दिया कि हम अपना मौका दे सकें। जी, सियालकोट के हालात भी मुख्तलिफ नहीं हैं पूरे पाकिस्तान से।
सियालकोट एक बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्री है, एक यहाँ पे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लोग मौजूद हैं। सियालकोट एक्सपोर्ट के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क है। ये तकरीबन $3 अरब की हम एक्सपोर्ट करते हैं और पूरे गुजरांवाला डिवीजन में सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला शहर है। ये तकरीबन हम 34 अरब रुपए सालाना टैक्स भी देता है सियालकोट, और तकरीबन इसकी इंडस्ट्रियों से 3-3.5 लाख के करीब लोग भी वाबस्ता हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सियालकोट को हमेशा ही महरूम किया गया। सियालकोट आपको पता है कि अपनी मदद आपके तहत सियालकोट ने एयरपोर्ट बनाया, ड्राई पोर्ट बनाया, ड्राई पोर्ट ट्रस्ट बनाया, सियाल एयर बनाई, लेकिन सियालकोट को हमेशा ही हर हुकूमत ने नज़रअंदाज किया, बहुत बुरे तरीके से नज़रअंदाज किया है। आप सियालकोट का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें तो वो ऐसे लगता है कि जैसे हम वो स्टोन एजेस में, आज भी हम स्टोन एजेस में रह रहे हैं। जितने 6 मुख्तलिफ जो ज़िला के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो इससे लिंक करते हैं, सारे रोड बहुत बुरे तरीके से तबाह हैं। इस पे किसी गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है। तो ये क्यों सियालकोट भी सौतेला क्यों? हम तो ये समझते थे कराची सौतेला है सर, सियालकोट भी सौतेला निकला। नहीं सर, मेरा ख्याल है कि आपका सियालकोट चक्कर नहीं लगा कभी। सियालकोट आप आएंगे, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लोग समझते हैं कि सियालकोट के लोग सारे काम खुद कर लेंगे। ये एयरपोर्ट भी इन्होंने बनाया, सारी चीजें कर लेंगे, लेकिन आपको पता है कि $3 अरब की एक्सपोर्ट करने वाला शहर क्या डिजर्व नहीं करता इसको कोई गवर्नमेंट तवज्जो दे। इसमें मतलब 2.5 लाख के करीब तकरीबन लोग डायरेक्ट जो वो इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में नाम कमाया है, फीफा वर्ल्ड कप में अभी वो फुटबॉल भी खेला गया है, तो वो भी सियालकोट से बना हुआ है। पूरी दुनिया में सर्जिकल आइटम्स हैं, लेदर गारमेंट्स हैं, बेशुमार चीजें हैं। तो हुमायूं साहब, सारी चीजें जब एक्सपोर्ट होती हैं क्यों? देखो सवाल चौधरी शेख साहब, और मैं इसका जवाब आपसे लूंगा इस ब्रेक के बाद कि क्यों सियालकोट के साथ ये रवैया इख्तियार किया है? क्या कोई वोट का चक्कर है, कोई पॉलिटिकल बैकिंग का चक्कर है, क्या वजह है? इस ब्रेक के बाद हम पहले समझते थे कराची जो तिजारती दारुल खिलाफा कहलाता था और सिर्फ वही सौतेला और यतीम है, लेकिन आज शेख हुमायूं रियाज जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी के, उन्होंने वाजे कर दिया है कि कराची की तरह सियालकोट भी सौतेला और यतीम ही है। क्यों है ये सवाल मैंने उनसे पूछना था कि सियालकोट ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो उसके साथ ये रवैया इख्तियार किया गया है? कोई वोटर का चक्कर है, कोई वोट बैंक आपको यहाँ है? शेख साहब जी, मेरे ख्याल में ये सबसे ज्यादा कसूरवार तो जाहिर है हमारे जो लोकल सियासतदान है उन्हीं का है कि इतनी स्ट्रांग जो आवाज है वो नहीं आती सियालकोट के लिए। आप देखें कि सियालकोट के जो असल स्टेक होल्डर हैं, पाकिस्तान के जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक्सपोर्टर्स हैं और टैक्स पेयर हैं। अग्रीड। तो एक्सपोर्टर्स और जो टैक्स पेयर हैं उसकी आवाज सुनने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। ये इनसे जितना निचोड़ा जा सकता है वो निचोड़ा जा रहा है। इनको किसी भी जगह पे इनकी आवाज नहीं सुनी जाती। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पसरूर रोड हमारा है कि ये पसरूर रोड पे हजारों के हिसाब से वहाँ पे लोग डेली सफर करते हैं, सैकड़ों के हिसाब से वहाँ पे फैक्ट्री हैं। 27 किलोमीटर का एक रोड है जो कि पिछले 4-5 साल से हम सारी बिजनेस कम्युनिटी थक गए हैं कह के सबको हर जगह पे दरवाजा ना किया। हर पॉलिटिकल इवन के एक दफा उस्मान बुज़दार साहब से भी मुलाकात हुई, कोई सुनता। सब ये बताएं कि वजह क्या है? आप लोग इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी डॉलर्स क्यों नहीं आ रहे हमारे पास, या एलसीआई नहीं खुल रही है? मसला क्या है? हाँ, ये मैं उस तरफ आने लगा हूँ। असल में इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में मसला है, यही मसला ये है। आप देखें कि जो सियालकोट की खास तौर पे ये कॉटेज इंडस्ट्री है ना, इसका यहाँ पे हमारे लोकल इंडस्ट्री कोई नहीं है। हमें आप ये देखें कितने बड़े ये इकोनॉमिकल सोल्जर हैं ये लोग कि बाहर से चीज इंपोर्ट करके उसकी प्रोडक्ट बना के हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो बाहर से जो चीज मंगवानी है उसके लिए डॉलर ही नहीं है, एलसी नहीं खुल रही, इंपोर्ट की पेमेंट ही नहीं हो रही। अगर बाहर से हम माल ही नहीं मंगवाएंगे तो हमारे साथ जो 2.5-3 लाख लोग जो रोजगार जिनका जुड़ा हुआ है वो फिर उनके बड़ी अभी तेजी से डिक्लाइन आ रहा है। सियालकोट की जो एक्सपोर्ट है उससे लोग अपनी फैक्ट्रियों से वो लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। क्या करें, स्टॉक खत्म हो रहे हैं। जो कमर्शियल एक्सपोर्टर है वो भी रो रहा है, वो जाहिर है उनको डॉलर अवेलेबल नहीं है।
और सबसे बड़ी चीज देखें, अगर मेरा जो कमर्शियल यहाँ पे जो इम्पोर्टर है वो अगर डॉलर बाहर से उसने माल मंगवाना है वो 265 रुपए के हिसाब से बाहर से माल मंगवाएगा और वो भी रो दो के। अल्लाह रहम शेख साहब, अल्लाह रहम। लेकिन शेख साहब कहानी यही है कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी एक्सपोर्टर हैं, वो यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान से निकलें, बांग्लादेश में जाएं। काफी सारे जा चुके हैं, काफी सारे जा रहे हैं और इसी तरह की पॉलिसियां रही, इसी तरह का इम्तियाजी सलूक रहा, तफरीक रही पाकिस्तान की मुख्तलिफ बिजनेस सेगमेंट्स में, तो फिर नुकसान पाकिस्तान का। बहुत बहुत शुक्रिया शेख हुमायूं रियाज साहब, आप हमारे साथ आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अल्लाह करे कि हमने जो आवाज उठाई अपनी बिजनेस कम्युनिटी की, ये उन लोगों के कानों तक पहुंचे जो पॉलिसियां बना रहे हैं। वो शायद अरबाब इख्तिदार, मुझे नहीं लग रहा कि वो हैं, कोई और हैं पीछे जो पॉलिसियां बना रहे हैं, क्योंकि मुल्क के साथ जो हालात कर दिए बिजनेस कम्युनिटी का, अगर यही सलूक रहा जारी, बड़ा नुकसान होगा। कौन है वो अरबाब इख्तियार? हाय, नाम लेना मुश्किल है वरदा हमारी जबान खींच ली जाएगी। आगे बढ़े, फिलहाल कुछ एंटरटेनमेंट की बात करें। बहुत ज़्यादा सैड स्टोरीज हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हमने टेंशन की बात कर ली, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट की जाने बढ़ते हैं। बात करते हैं हम अपने फिल्मी सेगमेंट में। आज हम आपको बताएंगे, पाकिस्तानी फिल्मों की बात हम करें तो देखा यह जा रहा है कि मौला जट जब आई थी, द लेजेंड ऑफ मौला जट, तो उसने पाकिस्तानी सिनेमा घरों की रौनक बढ़ा दी थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से पाकिस्तानी सिनेमा घरों की रौनक जो है वो मांद पड़ गई है, जिसकी वजह कि क्यों हमारे यहाँ अच्छी मूवीज नहीं बन रही। एवतार में बहुत रश थी वर्दा, ब्लैक पैंथर पे बहुत रश थी, लेकिन वो पाकिस्तानी मूवीज तो नहीं है तलहा, ये भी हॉलीवुड मूवीज है। सिनेमा की रौनक तो मांद नहीं हुई ना, वो सिनेमा में तो रश थी ना। देखिए हॉलीवुड मूवीज पे ही क्यों होता है? इस तरह से एक नई मूवी आ रही है ऑपरेशन फॉर्चून, क्योंकि हॉलीवुड मूवी जितनी भी महंगी हो टिकट के पैसे नहीं बढ़ाती मौला जट की तरह। हाँ, ये बात तो आपकी हकीकत है, अग्री करेंगे। खैर पूछेंगे इस बारे में, आगे जानेंगे ये कैसी मूवी। कामरान साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। से ये बताइए, चाहे कियानो रीव्स की जॉन विक की सीरीज हो, चाहे वो फास्ट एंड द फ्यूरियस वाले विन डीजल हो, चाहे वो जेसन स्टैथम हो, मुझे इन तीनों एक्टर्स में बहुत इंडियन टच नजर आता है कि ऐसे लगता है कि वो गाड़ी से निकलेगा, हाथ यूं करेगा, उड़ता हुआ जाएगा, 100 गोलियां चलाएगा, 100 बंदे मारेगा। फिक्शन ज्यादा होता है, वो छोड़ियां ज्यादा होती हैं। कामरान भाई। हाँ जी, ये पॉपकॉर्न सिनेमा है, तो अब इसका एक ट्रेंड बन चुका है, बहुत बॉलीवुड हो चुका है हॉलीवुड, तो इसी के साथ हमें काम करना पड़ेगा। आई मीन फास्ट एंड द फ्यूरियस अगर आप देखें तो उसमें तो गाड़ी लेके लोग चांद तक चले गए, तो आप क्या कर सकते हैं? इस मूवी से भी यही एक्सपेक्ट करें कामरान भाई? इस मूवी से आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें, इसको आप समझे मिशन इम्पॉसिबल लाइट। ओके, लाइटेस्ट ऑफ लाइट अगर आप सोचें तो, क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल के अंदर एटलीस्ट फिर भी कहानी होती है, स्पाई थ्रिलर्स में कहानी होती है। गाय रिची जो इसके डायरेक्टर हैं, इनसे पहले शर्लॉक होम्स डायरेक्ट कर चुके हैं, ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाली। गाय रिची द ग्रेट। या तो गाय रिची इज अ गुड डायरेक्टर, मगर ये फिल्म इनके लिहाज से बहुत बुरी है, खुद ने लिखी भी है। क्यों? इट्स वन ऑफ द वर्स्ट मूवीज इन गाय रिचीज करियर, ये साथ साथ जेसन स्टैथम का करियर भी, अगर आप कहते हैं। क्यों, वजह क्या है इसकी कामरान साहब? कहानी के अंदर कोई सर पैर नहीं है, बस एक होता है ना कि बस एवं एक फिल्म बना ली जाए, तो वो एवं एक स्पाई थ्रिलर बन रही थी। ना कॉमेडी सही थी, ना एक्शन सही था, ना टंग इन चीक ह्यूमर सही था। इनफैक्ट आपको एक्शन सीक्वेंसेस के अंदर भी बहुत सी दफा ये फील होता है कि जेसन स्टैथम खुद बेचारे थके हुए, इनका दिल नहीं कर रहा है काम करने को, तो कभी कभार फिल्में भी आती हैं। और हाँ, अवतार में जो आपको रश था ना, वैसे अवतार में इतना बड़ा रश नहीं था, पाकिस्तान में तो बहुत अंडर परफॉर्म करके गई है। इसका रश ऑपरेशन फॉर्चून का, रूज डिगेर इसका, यानी रूज ऑफ डिसेप्शन फ्रेंच वर्ड है, तो इसका बॉक्स ऑफिस तो उससे भी गया गुजरा है अनफॉर्चुनेटली। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि मूवी इतनी खराब है तो कौन देखने जाएगा। खैर कामरान साहब, ये बताइए कि क्या वजह है कि हमारी पाकिस्तानी मूवीज इतना बॉक्स ऑफिस पे काम नहीं करती हैं? क्या हमारी सिलेक्शन खराब है हीरो हीरोइंस की? ये वजह है कि जो लोग हमें ड्रामाज में नजर आते हैं वही लोग हमें मूवी में भी नजर आते हैं बड़े पर्दे पे, इसलिए हमें हमारी पाकिस्तानी मूवीज भी जो है वो ड्रामा टाइप लगती हैं? ऐसा होता है। देखिए, एक परसेप्शन तो ये है कि आपके फिल्म एंड टेलीविजन एक्टर्स के दरमियान एक डिफरेंस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल शान शाहिद आपको बड़ी फिल्मों में ही दिखेंगे, यानी फीचर फिल्म में ही दिखेंगे, बड़ी या छोटी कुछ भी हो, सिनेमा के पर्दे में। टेलीविजन के अंदर आपको नहीं दिखेंगे। आपको सेम स्टार कास्ट टेलीविजन और फिल्म में देखते हैं तो आपके पास कोई अलोर नहीं होता टू गो आउट एंड वॉच मूवी एट द सिनेमा ना, स्पेशली जब सिनेमा प्राइसेस इतने ज्यादा होते हैं। सेकंड बात, पाकिस्तानी ऑडियंस बहुत अक्लमंद है। आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट दिस टाइम एंड अगेन कि वो सोचते हैं कि यार ट्रेलर देखते हैं और ट्रेलर देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि हमें पैसा नहीं खर्च करना पाकिस्तानी सिनेमा, पाकिस्तानी फीचर फिल्म्स के अंदर जाके। हाँ, मौला जट, अब ये बात आती है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड हाई कॉन्सेप्ट सिनेमा। भले फास्ट एंड द फ्यूरियस है,
Fast and the Furious gives you something in return. सही, भले it's popcorn entertainment, भले it's stupidly done at times, सही, but there's a grandeur, there's a popcorn factor to it. पाकिस्तानी मूवीज में बहुत कम होता है. आपको याद ईद उल फितर, ईद उल अज़हा के अंदर 2 दफा आपको हाई ऑक्टेन मूवीज मिलती हैं. इसके अलावा हम लोग कॉन्सेप्ट्स, हाई कॉन्सेप्ट्स, कहानी कहने के तरीके हमारे, हम अपने आप को खुद लिमिट कर लेते हैं. If we just think a little out of the box, if we think there's a thing called the 3-act structure, सही है ना, फर्स्ट एक्ट, सेकंड एक्ट, थर्ड एक्ट इन मूवीज जिस तरीके से बनाई जाती है कहानी हमेशा कुक होती है. यू हैव टू क्रिएट इट इन अ सर्टेन पैटर्न. अगर हम वो भी ऑडियंस को ना दे पाए और तो फिर ऑडियंस क्यों जाएगी देखने. और उसके बाद एग्जीक्यूशन तो आपको ट्रेलर से दिख जाती है कि कोई जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा. सही अंदाजा हो जाता है. खैर यही वजह है शायद पाकिस्तानी सिनेमा घर अब तक उस लेवल पे नहीं काम कर सके जिस पर करना चाहिए. थैंक यू सो मच. मोहम्मद कामरान हमारे साथ थे आपका. कि अब तलहा आप मुझे बताएंगे, अगर वही सेम ड्रामा आर्टिस्ट आप देख रहे हैं अपनी छोटी टीवी स्क्रीन पर, वही आर्टिस्ट आपको नजर आए बड़ी स्क्रीन पर, तो क्या आप देखने जाएंगे? बहुत सैचुरेशन हो गई है. वही एक्टर्स हैं, वही लोग हैं, वही हर फिल्म में आ रहे हैं. बेजारी हो जाती है बार बार देख के. मैं तो नहीं जाता इसीलिए शायद हम लोग नहीं जाते. खैर एक ब्रेक लेते, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है. दुनिया बोल है, दुनिया बोल है. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं दुनिया बोल है. अब बात करते हैं कुछ मौसम की सूरत हाल की. तो आपको बताते चलें कि मुल्क के बलाई इलाकों में मौसम सर्द, लेकिन मैदानी इलाकों में कहीं कहीं मतला अबर आलूद होने से सर्दी की शिद्दत में मामूली कमी का इम्कान है. कल के मुकाबले में आज लाहौर और इस्लामाबाद समेत पंजाब में दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री इजाफा रिकॉर्ड हुआ है. और इसी तरीके से कोयटा में 3 दिन शदीद सर्दी के बाद अब बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. लेकिन अहम खबर कराची वालों के लिए ये है कि कराची में एक और सर्दी की लहर आने को तैयार है. मुमकिना तौर पर 22 और 23 जनवरी यानी कि इतवार और पीर से कराची वाले एक और कोल्ड वेव का सामना करेंगे. तो गर्म कपड़े भी रखे नहीं अंदर. और इसी दौरान एक बार फिर कराची का दर्जा हरारत 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है. अगर हम बात करें अहम शहरों के दर्जा हरारत की, तो कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 13, कोयटा में 2, लाहौर में 9, इस्लामाबाद में 6 और पेशावर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा. ये तो थी वेदर अपडेट. अब चलते हैं तलहा की तरफ. मौसम का हाल तो आपने जाना. बात करें कुछ नौजवानों की, तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान की आबादी का 60-70% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है. बट सैडली हमारे मुल्क में बढ़ते मनशियात की रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा. ड्रग्स एक आम चीज हो चुकी है. लेकिन आज जिस नशे को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में हर किस्म का नशा आम हो चुका है. चाहे वो चरस हो, अफीम हो, हेरोइन हो, कोकेन हो, LSD हो, एक्सटेसी हो, मशरूम हो, सारे नशे आम है जिनकी रोकथाम के लिए हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम नजर आ रही है. लेकिन एक लीगल नशा है, क्योंकि कुछ नशे लीगल होते हैं, कुछ इलीगल होते हैं. लीगल नशों में सिगरेट आता है. लीगल नशों में इस वक्त पाकिस्तान में शराब आती है, क्योंकि शराब के भी लाइसेंस हुकूमत ने दिए हुए हैं बेचने के लिए. तो वहां से बच्चे आराम से जाकर शराब भी खरीद सकते हैं, सिगरेट भी आराम से हर पाकिस्तान की हर गली के कोने पे सिगरेट खरीद सकते हैं. उसी तरीके से अब ये इलेक्ट्रॉनिक वेप्स आ गए हैं जिनकी वजह से लोग और बच्चे अपना मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं. क्योंकि इन वेव्स की कोई हिस्ट्री नहीं है. ये ऑयल है, ये तेल होता है जो आप अपने फेफड़ों में ले जाते हैं. इनका जो नुकसान है, इनका जो इम्पैक्ट है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नामुमकिन है, क्योंकि ये चीज आई नहीं आई है. अभी इसकी स्टडीज होंगी और फिर आपको मालूम पड़ेगा कितने कैंसर हो रहे हैं. लेकिन तलहा इसमें कहा गया है कि इसमें इसके फ्लेवर्ड वेप्स कहलाते हैं. और ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स लोग आजकल स्टाइल के लिए बच्चे बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. बहुत कम उम्र के नौजवान इसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी इससे कोई नुकसान नहीं होता. लेकिन उनको ये नहीं पता कि इससे लंग कैंसर होने का कितना बड़ा खतरा है और आप कैंसर पे और दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं. इसमें जो केमिकल होता है फ्लेवर की वजह से, उसमें कितने हार्मफुल केमिकल्स है जो हमारे लिए साइड इफेक्टेड साबित होते हैं हमारी बॉडी के लिए. एक्सपर्ट है हमारे साथ, एक्सपर्ट हैं बिल्कुल. मशीयत ज़हरा हमारे साथ, मशीयत काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं. मशीयत, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. व्हाट आर योर फाइंडिंग्स? आपको क्या मालूम पड़ा है कितने खतरनाक हैं ये वेप्स जो हमारे बच्चे आम इस्तेमाल कर रहे हैं हर जगह पे? है कि ये जो वेब है इसको तो स्मोकिंग और इंजीरियस बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किया जाता. और यही सोचा जाता है कि ये तो बस एक वैसे ही हम जो है स्मोक यूज कर रहे हैं. और लेकिन ये ज्यादातर आपके फैशन नहीं बन गया है हर बच्चे के हाथ में आजकल. देखें बहुत कम उम्र के 18-19 साल के बच्चे एक फैशन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसको.
सोशल स्टेटस है और कूल बनने के लिए, सो कॉल्ड जो हम लोगों को एक कूल बनने की बीमारी है, उसके अंदर इस तरह के जो गैजेट्स हैं और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो नशा है, इसको हम बड़ा जो है प्रमोट भी करते हैं और बड़ा कूल भी समझते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं कर रही या कर रहा तो मैं सोसाइटी के लिए बड़ा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट बन जाता हूँ, और मैं जो है जो मॉडर्न हमारी जो आ रही हैं न्यू टेक्नोलॉजी और जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं उसके साथ शायद मैं कदम मिला के नहीं चल पा रहा। और हम भूल जाते हैं कि इसके अंदर, क्योंकि देखो आप एक इलेक्ट्रिक सिगरेट है जिसको आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, एरोसोल कहा जाता है बेसिकली, जो ई सिगरेट के अंदर हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, निकोटीन मौजूद होता है। और फिर अगर ये कहा यही जाता है ना, हर कोई जिसको भी हम कहते हैं कि ये सिगरेट्स नहीं अच्छे या ये वेब नहीं अच्छा, तो कहा यह जाता है कि नहीं नहीं मैडम ये तो अच्छे होते हैं। मेरे अपने स्टूडेंट्स भी इस तरह की बातें करते हैं, फ्रेंड्स में भी। तो उनको जब कहा जाए कि ये अच्छा नहीं है, और फीमेल के अंदर अनफॉर्चुनेटली एंड सैडली फीमेल्स आर मोर एडिक्टेड ऑफ दिस थिंग, कि बड़ा जो है ना इसको एक ट्रेंड बनाया जाता है, बिकॉज ये इसका जो जी साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि ये आपकी लो एपिटाइट करता है। मशीयत माय क्वेश्चन टू यू इज नाउ जी कि हम एक बात तो वाज़ेह है कि इन ड्रग्स की रोकथाम के लिए हम कामयाब नहीं हुए। अच्छा, एक और मैंने क्योंकि ड्रग्स के ऊपर रिसर्च पेपर काफ़ी सारे रेडीज किए हैं, तो स्टडी किया है मैंने, तो उससे मालूम पड़ता है कि दुनिया के जो लीगल नशे हैं, जो कानूनी नशे हैं, जैसे सिगरेट एक लीगल नशा है, उसको पूरी दुनिया में परमिट मिल चुका है कि आप धंधा करें हर एयरपोर्ट पे, हर स्टोर के ऊपर, और कोई उसकी रोकथाम नहीं है, और उसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया, नॉर्मल समझ लिया। शराब एक लीगल नशा है, आप दुनिया के जिस भी मुल्क में चलाओ, इस्लामी मुल्क में दुबई चले जाएं, यूएई चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको वहां पे शराब आम नजर आएगी। क्यों? यहूदी ज्यादातर बना, 99% दुनिया की सिगरेट और शराब यहूदी बनाते हैं, और यहूदी खुद इनको इस्तेमाल नहीं करते, दुनिया को लगा रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। सैडली हमने उनके नशों को लीगल कर लिया है और हम लोकल प्रोडक्ट को लीगल नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कनाडा ने हेम्प को, कैनबिस को, चरस को लीगल किया, एक साल में $6 अरब कमाए, दूसरे साल में $12 अरब कमाए। हमारे यहाँ ये बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, इस पे तवज्जो दी नहीं जाती है। THC और जो ऑयल्स बनाए जाते हैं इलाज के लिए, फार्मास्यूटिकल, वो भी नहीं बना रहे हैं। हमने खुली छूट दे दी है कि जो करना है करो, नो प्रॉब्लम। इसका इंपैक्ट हमारी सोसाइटी पे, हमारी यूथ पे क्या आ रहा है मशीयत? देखिए, एक तो सबसे पहले कि ये समझना कि इसका कोई नुकसान नहीं है। आपकी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होता है, आपके लंग्स, आपके पैनक्रियाज, आपके इम्यून सिस्टम। सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से नई नई बीमारियां आ रही हैं जिनके इलाज हमारे पास मौजूद नहीं है, इस तरह की चीज़ों में जब आप इंडल्ज हो जाएंगे, आप एडिक्टेड हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम वीक है। और जब आपको खुदा न खासा जैसे कोरोना था और अब न्यू वायरसेस आते जा रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव ट्रीटमेंट, और हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इतने वीक हो चुके हैं इन तमाम तर चीज़ों की वजह से कि हम फौरन जो हमारा जो डेथ रेट है वो उसकी तरफ स्पीडली जाता है। वर्ल्ड वाइडली मैं बात करूं, CDC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है कि कंट्रोल के लिए, और उसकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो उन्होंने बताया कि 2018 के अंदर अगर 8% लोग ई सिगरेट्स और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो स्मोकिंग में इन्वॉल्व थे, वो फिर 19 में 18 से वो 38 हुए, 38 से, और अब जो 23 के लिए उनकी जो एक जो उन्होंने दी है अपनी, आप कह लो कि प्रेडिक्शन, वो ये कहते हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल स्मोकिंग है, जो कन्वेंशनल स्मोकिंग होती थी, जो बर्न सिगरेट यूज किए जाते थे, उसको सरपास कर जाएगा ये जो हमारे जो लेटेस्ट जो ड्रग के। लेकिन मेशत है तो ये भी नुकसानदेह ना आपकी बॉडी के लिए, आप चाहे कुछ भी करें, है तो सबसे ज्यादा नुकसानदेह, नॉर्मल सिगरेट से ज्यादा नुकसानदेह। ज्यादा नुकसानदेह। प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, फाइनल एक मैं आखिरी जुमला ऐड कर दूं मशीयत की बातों में, कि पहले नौजवान ये सारे नशे करते थे चेक आउट करने के लिए कि आखिर इसमें है क्या। आज नौजवान ये चेक इन करने के लिए करते हैं कि अगर हमने नहीं किया तो हम इस क्राउड में इन नहीं हो पाएंगे, सोसाइटी में इन नहीं हो पाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच मशीयत फॉर गिविंग अस योर टाइम। नशा कोई भी हो, तरह नशा बुरा होता है, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो वेप हो, किसी भी सूरत में हो, ये मजीद ज़्यादा खतरनाक है। तो बराए मेहरबानी मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगी, बच्चों से गुजारिश करूंगी कि दूर रहें ऐसी चीज़ों से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बोल्ड प्रेडिक्शंस की। आज हमारे साथ दुआसे मौजूद सितारों का नशा करने वाली हैं आप। ये भी नशा है वर्दा, मत भूलें सितारों का नशा। चले जो भी है, लेकिन एटलीस्ट आप आइडिया तो ले सकते हैं, इस चीज़ से कुछ फ़ायदा तो उठा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कन्नान चौधरी, बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं बल्कि, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कन्नान भाई, एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच आप हमारे शो में आए। वालेकुम सलाम। नशे में नजर आ रहे हैं जी।
कनान भाई ये बताएं कि ऑलरेडी असेंबलियां तहलील हो गई हैं, पंजाब असेंबली तहलील हो गई है, केपीके असेंबली भी तहलील हो गई है, आगे क्या सूरत हाल नजर आ रही है? इलेक्शन करीब देख रहे हैं या हुकूमत फिर से कोई नया हथकंडा अपनाएगी? जी बिल्कुल वर्दा, जैसे आपको याद होगा मैंने मई जून 2022 में आप ही के शो पे पेशगोई की थी कि मार्च 2023 के बाद इलेक्शन हो सकते हैं, उससे पहले मुमकिन होते नजर नहीं आ रहे मुझे। अभी भी मैं अपनी उसी प्रेडिक्शन को बैक करूंगा, प्लानिटरी पोजीशन को देखते हुए जो नंबर्स की फेवर है वो भी उसी टाइम पीरियड की तरफ इशारा कर रही है। तो मुझे लगता है कि मार्च के बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ सूरत हाल जाना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ें ग्रेजुअली इस टाइम पीरियड की तरफ जाती हुई नज़र आ रही, बट इसमें भी डिले टैक्टिक्स यूज़ किए जाएंगे। लेकिन यस, मार्च 2023 के बाद से इलेक्शन की सूरत हाल ग्रेजुअली वाजे होना शुरू हो जाएगी। सही, आपने हमारे शो में ही प्रेडिक्शन की थी, तब बताया था कि खान साहब अगर अब आएंगे तो सदारती निज़ाम के तहत आएंगे और शायद हमारे मुल्क में सदारती निज़ाम आने वाला है। तो क्या उसकी सूरत हाल आपको कुछ बनती हुई नज़र आ रही है? देखिए, निज़ाम की तब्दीली तो अभी इसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा डिले नज़र आता है, बट इस तरफ चीज़ें जाएंगी। पहला स्टेप होगा निज़ाम की तब्दीली के हवाले से 2023 में, वो भी अगस्त के बाद होगा। बट जहाँ तक खान साहब की बात है तो खान साहब के लकी टाइम पीरियड का आगाज़ जो है वो हो चुका है, और जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरेगा खान साहब को फेवर मिलती जाएगी, तो डेफिनेटली खान साहब बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और इलेक्शन में खान साहब को जीतते हुए नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल, इलेक्शन में खान साहब की बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिटरी पोजीशन मुझे नजर आ रही है, बट जैसी डेट अनाउंस होगी फिर इसको कैलकुलेट करके इंशाल्लाह मैं मजीद प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। सही, चलें जी, अब बताएं कि सितारों का हाल क्या कहता है कि इस वीक, आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे से फ्राइडे तक सितारे क्या कहते हैं? अगर हम स्टार्ट करें एरीज से तो देखिए, एरीज लोगों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उनको डिप्लोमेटिकली चलना होगा, लोगों से ताल्लुकात बना के रखने में ही फ़ायदा नज़र आ रहा है। एरीज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आगे जाके मुश्किलात हो सकती है, क्योंकि आपको लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिक साइन टॉरस की अगर मैं बात करूं तो इस वीक में ट्रैवल पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है टॉरियंस का, और इसके अलावा कुछ जो मसाइल थे उनके वो हल की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बेहतर वीक का आगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। जमनाई लोगों की बात करूं तो कुछ फैमिली मैटर्स को लेकर डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है इस वीक में, क्योंकि थोड़े से डोमेस्टिक इश्यूज हैं जो आपको तंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी हेल्थ इंप्रूव होती नज़र आ रही है, तो इसमें बेहतरी आ सकती है। जो जमनाई बिजनेस से रिलेटेड है उनको काफ़ी अच्छे पॉजिटिव डील्स देखने को मिल सकती हैं। कैंसेरियन की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप के हवाले से टाइम पीरियड अच्छा होने जा रहा है। अगर घर चेंज करना चाहते हैं या घर रेनोवेट करना चाहते हैं तो एक अच्छा टाइम पीरियड है, उसमें उनको फेवर मिलती हुई नज़र आ रही है। जो कैंसर आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं, स्पेशली जुलाई अगस्त में काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिक साइन लियो। लियोस की अगर मैं बात करूं तो करियर के हवाले से मेजर चेंजेस लाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने करियर के हवाले से अगर जॉबलेस हैं तो जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है, अगर पोस्टिंग या अपग्रेडेशन के हवाले से सोच रहे हैं तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती नज़र आ रही है। वर्गोस की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो काफ़ी टाइम पीरियड से चल रहे थे। कहीं ना कहीं जो लोग शादी करना चाह रहे हैं और वर्गोस हैं उनके लिए भी आसानियां पैदा होती हुई फाइनली नज़र आ रही हैं। घर खरीदने या घर बसाने के हवाले से अच्छा टाइम है, इसमें एफर्ट पुट करेंगे तो ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। लिब्रास की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बिजनेस के हवाले से ट्रैवल पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। जो स्टूडेंट है लिब्रास, एजुकेशन में उनको अच्छे मार्क्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर उनके रिजल्ट्स हैं, अदरवाइज एडमिशन चाह रहे हैं तो उसमें भी फेवर मिलती हुई नज़र आ रही है। स्कॉर्पियंस की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, बिजनेस ट्रांजैक्शन में बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है, और अगर जायद मामलात हैं स्कॉर्पियन के तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में। फेवरेबल टाइम पीरियड है। ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल की पॉसिबिलिटी भी नज़र आ रही है मुझे स्कॉर्पियंस के लिए। सजिटेरियस की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ का ख्याल रखने की काफ़ी ज़रूरत रहेगी सजिटेरियस को इस वीक में, और इसके अलावा अपने पेरेंट्स की खिदमत करने का मौका आपको मिल सकता है, तो वहाँ पे भी थोड़े से एहतियात, स्पेशली अगर मदर है आपकी सजिटेरियस है आप, तो उसकी केयर करने की ज़रूरत आपको रहेगी। अल्लाह ना करे हेल्थ इश्यूज़ फेस करना पड़ सकते हैं। कैप्रिकॉर्न्स की अगर मैं बात करूं तो उनका बर्थडे मंथ जो है वो चल रहा है, उनके लिए काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज बनती हुई नज़र आ रही हैं।
ये साल भी कैप्रिकॉर्न के लिए काफ़ी बेहतर है। एजुकेशन में और करियर में उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। सही, आगे एक्वेरियस की बात करूँ तो एक्वेरियस लोगों का रिलेशनशिप का मामला जो है काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर जॉबलेस है तो जॉब मिलने के चांसेस भी बराबर मौजूद है। यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो हल की तरफ जाते हुए नजर आएंगे एक्वेरियस के। लास्ट हमारा ज़ोडिएक साइन पाइसिस है। पाइसिस लोगों को नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा और अपनी स्किल्स को ब्रुए कार लाते हुए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं या इसके अलावा मज़ीद अपने करियर में बेहतरी ला सकते हैं। ऑनलाइन अगर काम करते हैं पाइसिस तो उनके लिए बहुत ही लकी टाइम पीरियड का आगाज़ होने जा रहा है। सही, और सारे सितारे हमारे हो चुके हैं। आपने बताया कि पाइसिस वाले अगर ऑनलाइन काम करना चाहें तो उनके लिए काफ़ी पीरियड अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच कनान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताया कि उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा करें। और इसी के साथ ही शो का वक्त होता है ख़त्म। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 9 बजे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।